नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 हिंदी का टेस्ट पेपर। आज है तारीख 15 मई 2025। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पेपर आपका 25 नंबर का आएगा, 1 घंटे का पेपर होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा, पास होने के लिए 25 में से 12 नंबर चाहिए होगा। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न बनता है, उच्चारण की सूक्ष्मता को परखते हुए निम्नलिखित में से किस शब्द में ढ़ ध्वनि का सही प्रयोग हुआ है? पढ़ना, पकड़, पेड़, प्राणी, बताइए। तो सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प पढ़ना। अगर आपको ये पता तो 1 नंबर अपने आप को देना है। देखिए दोस्तों, जो ढ़ ध्वनि का प्रयोग उन शब्दों में होता है जो संस्कृत में सीधे नहीं आए और जिनमें जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के मसूड़ों को झटकते हुए छूता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। पढ़ना शब्द में ढ़ का प्रयोग सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में आते हैं। बाकी इसमें भी ज़्यादा डीप नहीं देखते हैं अभी। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजन, ठीक है, ये आपको देखना है। स्पेन क्लास, ये क्या दे रखा है भाई? किन दो वर्डों के मेल से बना है? लगता है क्वेश्चन लिखने में कुछ दिक्कत हुई है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों फिलहाल क और स। ठीक है, इसका सही आंसर ये था। लेकिन चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिज्ञ का सटीक विलोम है? आपको ये बताना है। बताइए क्या होगा? अभिज्ञ का दोस्त हो जाएगा अनभिज्ञ। अगर आपको ये पता तो 1 नंबर अपने आप को देंगे। ठीक है, विलोम शब्द वे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अभिज्ञ का अर्थ होता है दोस्तों जानने वाला या परिचित। अनभिज्ञ का अर्थ होता है न जानने वाला या अपरिचित। ठीक है, अब विज्ञ क्या होता है दोस्तों? विज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। ठीक है, तो अभिज्ञ का ये समानार्थी शब्द हो जाएगा। सूझ का दोस्तों अर्थ होता है अच्छी तरह से जानने वाला। प्रज्ञ का अर्थ होता है बुद्धिमान या समझदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनल शब्द का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ये दोस्तों इसको हाईलाइट कर लिया करिए जहां पर नहीं दिख जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो सही आंसर इसका दोस्त हो जाएगा समीर। इसको टिक करेंगे, 1 नंबर आप लोग अपने पास रखेंगे। अब देखिए दोस्तों कुछ और बातें समझ लेते हैं। समानार्थी शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा था कौन सा समान नहीं है। ठीक है, अनल का अर्थ होता है दोस्तों आग। ठीक है, तो पावक, अग्नि, ज्वाला, ये दोस्तों जो है ना, ये सब दोस्तों इसी के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, पर्यायवाची को ये। समीर का अर्थ होता है हवा या वायु जो अनल से अलग है। ये क्या? हवा या वायु को। कुल और कूल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है। एक कुल का मतलब वंश होगा और दूसरा कुल का मतलब होगा किनारा। 1 नंबर आप यहाँ पर दीजिए, पहले विकल्प पता था। ठीक है, तो समझिए जरा। अब क्या है? ये समानोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। कुल शब्द का अर्थ होता है वंश। ठीक है, और दोस्तों जैसे बोलते हैं ना ये हमारे कुल की परंपरा है। और दूसरा कुल शब्द का अर्थ होता है किनारा या तट, जैसे नदी के कुल पर शांति थी। अगले क्वेश्चन में आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुकांत शब्द नहीं है? फिर से याद रखिएगा, नहीं को यहाँ पर हाईलाइट किया गया। ठीक है, नहीं है तो सही आंसर होगा इसका पानी। 1 नंबर अपने आप को देना है, जैसे जाना, माना, गाना। ठीक है, तुकांत शब्द वे होते हैं जिनके अंतिम वर्ण या ध्वनियां समान होती हैं, जिससे कविता या गीत में लय और संगीनात्मक आती है। ठीक है, जाना, माना और गाना, इन तीनों शब्द के अंत में नाद ध्वनि समान है, इसलिए तुकांत है। ये पहले वाले 3। ठीक है, और पानी के अंत में नी ध्वनि है जो अन्य शब्दों से भिन्न है, तो ये तुकांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में आश्चर्य, घृणा, हर्ष आदि के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? बताइए। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों विस्मयादि बोधक। ठीक है, एक्सक्लामेटरी साइन। तो जरा समझ लेते हैं, ये सही आंसर होगा। विराम चिन्ह को लिखित रूप में स्पष्टता और भावात्मकता प्रदान करते हैं, भावनात्मकता। ठीक है, अल्प विराम का दोस्तों प्रयोग थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है। जो अल्प विराम होता है थोड़ी देर रुकने के लिए। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। लेखन शिक्षण की किस विधि में शिक्षक आदर्श अक्षर लिखकर छात्रों से उसका अनुकरण करने के लिए कहते हैं? कौन सी विधि होती है दोस्तों? उसको बोलते हैं हम लोग अनुलेख। 1 नंबर अपने आप को देंगे। अनुलेख दोस्तों विधि क्या होती है जरा समझ लेते हैं।
अब देखिए, विधि में शिक्षक या तो श्यामपट्ट पर आदर्श या वाक्य लिखते हैं या छात्रों को किसी पुस्तक या कॉपी से देखकर वैसा ही लिखने को कहते हैं। इसमें छात्र आदर्श रूप से अनुकरण करते हैं। सुलेख क्या होता है दोस्तों? सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेखन। यह एक अभ्यास है जिससे छात्र पहले से लिखे हुए सुंदर अक्षरों या वाक्यों को देखकर वैसा ही लिखते हैं। तो इसमें और अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। श्रुत लेख क्या होता है? जिसमें शिक्षक बोलते हैं और छात्र सुनकर लिखते हैं। सुलेख समझ गए, श्रुत लेख समझ गए। अक्षर लेखन एक सामान्य शब्द है जो अक्षर लिखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, लेकिन अनुलेख विशेष रूप से अनुकरण पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन आता है, लिखते समय आंखों को कागज की आदर्श दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे आंखों पर कम दबाव पड़े? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। अब देखिए जहां पर भी 25 दिख जाए, 25 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। लिखते समय सही शारीरिक मुद्रा, उचित दूरी बनाकर आंखों के स्वास्थ्य और लेखन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। या तो इसको बोलिए 25 से 30 सेंटीमीटर या 10 से 12 इंच होनी चाहिए, यदि यह आंखों पर कम तनाव डालती है और स्पष्ट देखने में मदद करती है। और देख लीजिए दोस्तों, अगर हम बहुत करीब से लिखते हैं तो आंखों पर जोर पड़ता है, और जब बहुत दूर से लिखते हैं तो अक्षर हमें धुंधले दिखाई दे सकते हैं और लिखने में असुविधा भी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? इसमें वर्णों के ऊपर एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको पता है भी, बताइए। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं शिरोरेखा। 1 नंबर अपने आप को देना है यहाँ पर, ठीक है। मात्राएं क्या होती है दोस्तों? पहला विकल्प हमारा मात्रा का था, तो जरा समझ लीजिए। स्वरों के चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनकी ध्वनियां परिवर्तन लाते हैं। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अक्षर होते हैं। लिपि चिन्ह क्या होता है? देवनागरी लिपि में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों और चिन्हों को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदर और स्पष्ट अक्षर लिखने के अभ्यास को क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं सुलेख। ग विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सुंदर और स्पष्ट अक्षर, अभी हमने इसी के बारे में अनुलेख श्रुतलेख से बताया था ना, ठीक है। तो प्रतिलेख इसमें एक अलग आ गया। प्रतिलेख का अर्थ होता है किसी लिखे हुए पाठ की नकल करना। चलिए अगले क्वेश्चन में अब आ जाते हैं हम लोग 12 नंबर। जब कोई अध्यापक बोल कर लिखाता है और छात्र सुनकर लिखते हैं तो उस लेखन की विधि को क्या बोलते हैं? बताइए। अभी इसके बारे में हमने पढ़ा, श्रुतलेख, सुनकर लिखना। 1 नंबर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अक्षर का सही वर्ण विच्छेद है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों टाइप होने में थोड़ी सी गलती हुई, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इसका उत्तर क्या वाला था? चलिए इस पर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ते हैं क्वेश्चन को। किस शब्द में अनुनासिक चंद्र बिंदु का सही प्रयोग हुआ है? आपको ये बताना, बताइए। तो सही आंसर होगा ग वाला, हंस। ये वाला आपका सही आंसर होगा। अब अगले में आ जाए। देखिए दोस्तों, सभी चीजें अगर सही से पढ़ेंगे तब ज्यादा मजा आपको आएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हंस, हंस एक अलग शब्द है जिसका अर्थ होता है हंसी हो सकता है, लेकिन इनमें अनुनासिक ध्वनि नहीं है। दूसरा दोस्तों, हंस एक पक्षी का नाम होता है, और यहाँ पर दोस्तों हंस में विसर्ग का प्रयोग हुआ है जो कि एक अलग ध्वनि है, ये वाला, ठीक है। तो सही प्रयोग हुआ है ग विकल्प में। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपेक्षा शब्द का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा होगा? इसका होगा दोस्तों आकांक्षा। ये सही आंसर होगा। अपेक्षा का अर्थ होता है उम्मीद, आशा या इच्छा से। आकांक्षा का अर्थ में भी इच्छा, अभिलाषा या बड़ी उम्मीद होती है, ठीक है। और उपेक्षा का दोस्तों मतलब होता है अनादर या ध्यान ना देना। निरादर का मतलब दोस्तों होता है अनादर, ठीक है। अवहेलना का अर्थ होता है तिरस्कार या उल्लंघन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अल्प विराम का उचित प्रयोग हुआ है? बताइए। आपके सामने 4 विकल्प हैं, अब देखिए जल्दी से। देखिए ख वाला विकल्प देखिए, राम लक्ष्मण और सीता बन गई, यहाँ पर देख रही ये वाला, ठीक है, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लेखन शिक्षण में अक्षरों की सुडौलता से क्या तात्पर्य है? बताइए। अक्षरों की बनावट में सुंदरता और गोलाई। 1 नंबर दीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण विराम चिन्ह को दर्शाता है? पूर्ण विराम बताइए। अब तो यार ये वाला बता दीजिएगा, ये वाला ख विकल्प ऐसे होता है ना, पूर्ण विराम। बस 1 नंबर दीजिए और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो
मेहनत आप लोग देखिए दोस्तों करते रहिए, ठीक है। मेहनत करेंगे तभी पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो फिर। अब जैसे दोस्तों पहला वाला विकल्प यहाँ पर था अल्प विराम, ऐसे कॉमा, ये दोस्तों थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग कब होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग प्रश्न वाक्यों के अंत में होता है, जैसे कोई क्वेश्चन में लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा। और ये वाला दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह है, जिसका प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।